नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेकी आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों से चैनल पर क्लासेज नहीं हो रही थी। बारक एग्जाम सर पे आ गया है और अब क्लासेज शुरू करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। हमने तो जब वैकेंसी आई थी तभी से क्लासेज प्रॉपर कर दी थी और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और क्वेश्चन बहुत सारे आप उसमें से देख सकते हैं। आज 18 नवंबर का जो पेपर हुआ था, यानी कि पेपर कल हुआ था, 18 नवंबर के क्वेश्चन अब मिले हैं। तो वो क्वेश्चन आपको एकदम सोल्व करवाएंगे, यानी कि डीपली सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन है तो उसकी जड़ तक जाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो हम वंदे मातरम कब लिखा, किसने लिखा, क्या है उसमें, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन जिसको भी प्री एग्जाम पास करना है क्लास को जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपसे एक दो बातें कहूँगा क्योंकि लंबे टाइम से आपसे मिले हैं, तो मैं इसी वीडियो में कहना चाहूँगा। प्री एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी है। आपका एग्ज़ाम हो नहीं हुआ है ना, तो किसी भी ट्रेड से आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिए। बारक प्री एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है। साइंस, मैथ और जीके की क्वेश्चन करवाए हुए हैं। बहुत सारी क्लासेज प्रोवाइड करवा दी है, आप उनको देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। साथ ही हमने प्री एग्ज़ाम के लिए एक पूरी पीडीएफ बनाई थी और पीडीएफ बहुत सारे बच्चों ने ली है, उनका अच्छा रिस्पांस आया है। उसमें आपके 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो आप जाकर इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और पहली पीडीएफ को लेने से पहले पूरी डिटेल ले लीजिए। और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपको मैसेज करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। आपका जब भी एग्जाम है आप उससे पहले पढ़कर अपनी तैयारी जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको कहूँगा ताकि आपको एग्जाम के एनालिसिस मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो बच्चे ने लिख के भेजे हैं और क्वेश्चन आपको पूरे करवाएंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन बच्चे ने भेजे हैं उनका एनालिसिस पूरा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये रहा, भारत में सरदार सरोवर जो बांध है ना वो सबसे बड़ा है। अब इसका आंसर बच्चे कर रहे हैं भाखड़ा नागल। अब भाखड़ा नागल क्या है, ये रहा, भाखड़ा नागल दूसरा सबसे बड़ा है। इसके बारे में कुछ आपको डिटेल दूँ ना, तो भाखड़ा नागल आपके भारत में दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो आप उसे भी जरूर पढ़ लीजिए। सबसे बड़ा है आपके सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात के आपके नलगांव के नजदीक केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पे है पूछा जा सकता है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था आपकी नर्मदा घाटी परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता, यानी कि बांध से हम हमेशा बिजली जनरेट करते हैं, तो कितनी जनरेट कर देता है, 200 मेगावाट आपकी इससे जनरेट होती है। और ये कच्छ और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात और कच्छ भी गुजरात का क्षेत्र है, उनको आपकी सूखाग्रस्त क्षेत्रों से आपकी राहत प्रदान करती है। इस बांध से पानी की मिलती है। नर्मदा नदी का आपकी स्रोत पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है और ये अरब सागर के जो आपकी खंबात की खाड़ी है उसमें गिरती है। फिर पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए आपकी खंबात की खाड़ी में मिलती है, तो ये कितने राज्य में से होकर निकलती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयारी करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने बांध यहाँ लिख दिए हैं, कौन कौन से हैं, तो वो है आपकी सतलज नदी। इस कहाँ से निकलती है, ये कैलाश पर्वत से निकलती है। सतलज नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। आपकी मुहाना क्या है इसका, तो चिनाब नदी, अरब सागर और पंचपद नदी इसका मुहाना है। और इस पर बांध कौन से बने हैं, तो इस पे आपके बांध बने हुए हैं भाखड़ा नागल, नाथपा झाकरी बांध, दो बांध इस पे बने हुए हैं। फिर है महानदी, ये आपके हिमालय से निकलती है और गंगा नदी आपकी इसकी सहायक मान सकते हैं आप। फिर आपकी आगे है आपकी कंसावती नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी मुहाना है, और इसका ये बांध इस पे बना हुआ है, मुकुटमणिपुर बांध इस पे बना हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन पूछिए, तो वो है कि भाखड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध बोलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सतलज नदी पर ही बना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है, सतलज नदी पर बना हुआ है और भारत के सबसे बड़े बांधों में शामिल है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। यदि आपसे दूसरा पूछे तो भाखड़ा नागल कर दीजिए, और पहला पूछे तो सरदार सरोवर। ये रही क्वेश्चन नंबर 2, मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए जब आप आंख के बारे में पढ़ते हैं ना, मानव नेत्रीय आंख, ह्यूमन आई, आप जो भी पढ़ते हैं ना, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसके दो चार रोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष,
दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि, ऐसे करके कुछ रोग आते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। इसी में से पूछा है कि मायोपिया जो रोग है ना, उसमें जो प्रतिबिंब यानी कि जो वस्तु का बिंब, एक होती है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब, यानी कि एक वस्तु है, एक उसका जो बनता है आंख पर, जो रेटिना पे बनता है, वो कहाँ बनता है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। अब देखिए दो रोग होते हैं, एक होता है मायोपिया जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि निकट की चीजें नहीं दिखेगी, यहाँ उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आपको निकट की यानी कि पास की चीजें दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। मायोपिया में आंख की सामान्य फोकस करने की शक्ति है, आपके नेत्र का गोलक बहुत लंबा हो जाता है और छवियां आपको दूर की वस्तुएं ना वो धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर देखिए इसमें मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के सामने दूर की वस्तु की किरणों को परावर्तित करके। अब आपको पूछा जा सकता है कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, तो जो आपको अभी अभी क्वेश्चन में पूछा है तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। इसी प्रकार से आपको ये पढ़ लेना है हाइपर आपकी मेट्रोपिया जिसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें आपकी दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। दोनों में आपको लेंस ये ध्यान रखना है, दूर में आता है आपकी उत्तल लेंस यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में आपकी अवतल दर्पण यूज करेंगे। तो दर्पण भी आप ध्यान से याद रख लीजिए। फिर आपकी जरा दृष्टि दोष आता है, तो ये आप जरूर पढ़िए, इन दोषों के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है कि वंदे मातरम किसने लिखा। तो वंदे मातरम किसने लिखा, ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो वंदे मातरम के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। जहाँ तक हो गया है उससे आगे बढ़ेंगे। ये रही आपकी वंदे मातरम के बारे में, शायद यहाँ से शुरू होता है ना। वंदे मातरम से पहले एक और क्वेश्चन आता है, वो है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। आपको दिखाई दे रहा होगा तीसरा क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय। तो चलिए पहले यूएनओ पे चलते हैं, फिर आपके वंदे मातरम पे चलेंगे। यूएनओ का मुख्यालय यदि आपसे पूछें तो ये आपको ध्यान रखना है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट आप याद कर लीजिए, इसकी स्थापना होती है, ये डेट आप याद रख लीजिए। फिर इसका मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क करना है आपको, न्यूयॉर्क। तो ये आपका इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। और डिटेल आपको ध्यान रखनी है, 193 में इसके देश से सदस्य बने हुए हैं। और आपको जितनी भी बातें याद रही वो याद कर लीजिए, यहाँ से आपके पूछी जाएगी। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है तो वो भी कर सकते हैं, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर है। आप टेस्ट सीरीज अच्छे से प्री एग्जाम की ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस की कर सकते हैं, प्री मेंस दोनों की कर सकते हैं। और प्री और मेंस दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ आपको नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है आपके वन क्वेश्चन रिलेटेड टू संविधान। संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने सोचा जितना मैं आपको करवा सकता हूँ वो करवा देता हूँ। तो देखिए वंदे मातरम वाला रह गया क्या, ये रहा आपकी वंदे मातरम किसने लिखा, यहाँ क्वेश्चन है तो पहले इसे ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन छोटे हैं तो दिखाई नहीं दे रहे। वंदे मातरम आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। डेट ये आपकी ये रही 7 नवंबर 1875 को लिखा था, 7 नवंबर आपकी 1875। ये डेट आप जरूर ध्यान रखें, इस दिन आपकी लिखा गया था। और कहाँ से लिखा गया है तो ये भी आप ध्यान जरूर रखें कि इसकी आपने बंगाली भाषा में लिखा है और उपन्यास का नाम है आनंद मठ, इसमें लिखा गया था। पहली बार आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने 1800 आपके 96 में इसे पढ़ा था। और ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने संविधान वाले सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक बच्चों को आपकी प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। 48A कहता है कि पर्यावरण की रक्षा सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व को के घोषित के लिए कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए। और 50 नंबर कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए। 51वां कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में, कि अदर जितने भी देश है हमारे आस पड़ोसी उनके साथ शांति बनाए रखें, तो ये अनुच्छेद 51 कहता है। मौलिक अधिकार 6 आपके मौलिक अधिकार है, आपको पता है
आपकी संपत्ति का था जिसे हटा दिया गया है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। आपकी संविधान स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ 23-24, फिर धर्म की रक्षा, आपकी धर्म की स्वतंत्रता दे रखी है आपको 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आपके 29 देश दे रखा है, और फिर संवैधानिक उपचारों का 32 से 35 ये आपको दे रखा है। यानी कि 6 आपके मौलिक अधिकार है, उनके अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं। फिर जो संविधान संशोधन हुए उनको पढ़ लेना है। 41वां संविधान संशोधन कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष, ये आपकी 41वां कहता है। 42वां कहता है समाजवादी और सत्यनिष्ठा। 44वां ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट है 44वां, इसे जरूर पढ़ लीजिए, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 44वां कहता है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 31 से 300A में स्थानांतरित किया गया है। तो अब मैंने पहले कहा था संपत्ति का था 7वां अधिकार, अब इसे हटा दिया गया है। हटाकर क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से इसे अलग कर दिया गया है। 61वां जो आपसे हर बार पूछा जाता है, वोट देने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, अब 18 कर दी गई है। और आपके 69 है, वो कहता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, इसे आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली के बारे में 69 है। 86 है जो आपकी शिक्षा का अधिकार कहता है कि शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए, अनुच्छेद 21 बनाया गया 86 संविधान संशोधन के तहत। 101वां वस्तुओं और सेवा कर यानी कि GST लागू किया गया, संविधान संशोधन 101वां। और 103वां आपकी EWS को 10% का आरक्षण भी दिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर कानून मंत्री पूछे तो भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में, ऐसे करके देश का संविधान बनाया। और ये आपको ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है कि असम का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु मैंने देखा तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ एक साथ ही रख दिए। असम पूछा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो असम का है एक सींग वाला गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 90% से अधिक असम में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अब देखिए असम का क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा सारे राज्यों के जो राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, उनको एक साथ लाना चाहिए। तो राजस्थान का ऊंट है, पशु की बात कर रहा हूं मैं। गुजरात का एशियाई तिग शेर है, महाराष्ट्र की गिलहरी है, मध्य प्रदेश का आपके बारहसिंगा है, छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा है, बारहसिंगा आपके यूपी का है, उत्तराखंड का कस्तूरी हिरण है, बिहार का बेल है, झारखंड का हाथी है, उड़ीसा का भी हाथी है, पश्चिम बंगाल का आपकी फिशिंग कैट है, हरियाणा की नील गाय है, काला हिरण पंजाब का है, और फिर हिम तेंदुआ आपके हिमाचल प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का काला हिरण है, और आपके पंजाब का भी काला हिरण है, तेलंगाना का आपके चितकबरा हिरण है, हाथी आपके कर्नाटक का हो गया, आपके झारखंड का हो गया, और ओडिशा का हो गया, 3 का हाथी है। तमिलनाडु का नीलगिरी तहर, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तमिलनाडु का नीलगिरी तहर याद कर लीजिए। और आपकी केरल का है भारतीय हाथी, और गोवा का है गोर। फिर असम का पूछे तो एक सिंगा गेंडा, जो अभी एक एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम का लाल पांडा, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, फिर त्रिपुरा का आपके चश्मिश बंदर, आपके नागालैंड का मिथुन, फिर आपके मिजोरम का हिमालयन शेरो, चितकबरा तेंदुआ मेघालय का, और मणिपुर का संगई। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। संगई तमिलनाडु का आपके जो नीलगिरी तहर है वो, और एक सिंगा आपके एक सिंग वाला गेंडा असम का पूछा गया। फिर आगे देखिए जो आपकी केंद्र शासित प्रदेश है उनके भी मैंने इकट्ठे किए। जम्मू कश्मीर का हंगुल, हिम तेंदुआ, लद्दाख का नीलगाय, दिल्ली की, चंडीगढ़ का आपके भारतीय ग्रे नेवला गिलहरी, पुदुचेरी की बटरफ्लाई फिश, आपकी लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार की डुगोग या समुद्री गाय, और दादर और नगर हवेली की आपकी क्या है, अभी तक मनोनीत नहीं किया गया है। फिर देखिए मैंने क्या इकट्ठा किया है आपके लिए। राजकीय पक्षी किए हैं, राजस्थान का गोडावन, गुजरात का विशाल फ्लेमिंगो, आपके महाराष्ट्र का हरियाल बुलबुल है, आपके मध्य प्रदेश की पहाड़ी मैना है, आपके छत्तीसगढ़ का, यूपी का सारस क्रेन, उत्तराखंड का हिमालयन मोनाल, गोरैया बिहार की, कोयल झारखंड की, ओडिशा की नीलकंठ, फिर आपके पश्चिम बंगाल की सफ़ेद गले वाला किंगफिशर,
हरियाणा का काला तितर, बाज है पंजाब का, फिर पश्चिमी आपके ट्रोगोपन है हिमाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश की नीलकंठ, ये आपको इसे ध्यान रखना है। और इंडियन रोलर तेलंगाना का, फिर पन्ना कबूतर है आपकी तमिलनाडु का, कर्नाटक का भारतीय नीलकंठ, केरल का आपकी भीमकराई धनेश, पिल्ली बुलबुल गोवा की, असम की आपकी काठ बत्तख है श्वेतपंखी काठ बत्तख। इससे करके आपको पूरा ध्यान रखना है। पशु अभी तक पक्षी कभी पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, तो आप भी कम पढ़ें। और यहाँ से आप केंद्र शासित प्रदेशों के भी देख सकते हैं। फिर चलिए आगे क्वेश्चन क्या है वो भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति, तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद है, तो ये क्वेश्चन भी आपके हो जाएगा। भारत में ओलंपिक में भारत में प्रथम महिला पदक विजेता कौन है? तो ये देखिए यहाँ मैंने लिख लिया है आपके भारोत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी ने इतिहास रचते हुए ओलंपिक में पहला पदक जीता। तो इसका भी नाम आप ध्यान रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी। फिर है सबसे गर्म ग्रह, तो देखिए आपको ग्रहों की स्थिति पता होनी चाहिए। पहला आता है सूर्य के निकट बुध, उसके बाद शुक्र, और देखिए ऐसे करके आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र है, बुध नहीं है। सूर्य के पास होते हुए भी बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म आपकी शुक्र ग्रह है। फिर आपसे यहाँ पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया आप पढ़कर जाएं। पानी में कौन सा तत्व ठोस अवस्था में नहीं होता? तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, आप इंटरनेट करने की कोशिश जरूर कर लीजिए। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि Mg आपके है Mg+2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ, Mg है ये है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आपके आता है परमाणु की जो टेबल है उसमें 12वें नंबर पर, और जब 12वें नंबर पर आता है तो इसमें कक्षाएं बन जाती है SPDF, ये 4 कक्षाएं होती है ना सब में। तो देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ, S में आएगा 2, फिर P क्लास में भी 2 होगी, S और P, तो इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 6। फिर आएगी आपकी D, ये S है ये P है ये फिर D है, तो इसमें आएगी SPD 3 आएगी ना, तो इसमें आपकी आ जाएगी 2। तो अब आपके कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि आपके बनेगा 2 2 6 और 2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मैग्नीशियम का करना है। फिर आपकी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि हो गया ना, अब CH3CHOH का आपसे पूछा जा रहा है कि इसका CH3CHOH का केमिकल नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पूछा गया है IUPAC पूरा नाम, तो इसका देखिए पहले तो मैं ये डिटेल आपको दे दूं, जो आपसे नाम पूछा गया है ना क्या है IUPAC, इसकी पूरी नाम आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यदि हम CH वाले का पूरा नाम देखते हैं, जिसका मैंने अभी अभी आपसे चर्चा किया है, क्या है CH3CHOH, तो ये है आपके एथेनोइल एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है, या फिर इसका नाम है वो एथेनोइल एसिड होता है। फिर चलिए मैं आपको डिटेल से एक लास्ट वाला क्वेश्चन बता दूं, वो है कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आए थे मैथ में, नाव और पानी की जो धारा होती है उससे क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, वर्क और टाइम का क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप जरूर पढ़कर जाइए। ये क्लास कैसी लगी आप लाइक करके जरूर बताइए, और PDF हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाइए और इस क्लास का एक बार निचोड़ पढ़ लीजिए, मैंने बहुत कुछ करवाने की कोशिश की है, ये आपके सामने है सारी क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।